डेली पीसीएस जीके का व्यू। हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किसे प्रदूषकों के लिए एक उत्तम अधिशोषक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शंस थे एरोजेल, स्मॉग, एरोसोल या फिर फ्लाई ऐश। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, एरोजेल। चलिए अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी मद्रास और तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक एरोजेल अवशोषक विकसित किया है जो अपशिष्ट जल से अंश प्रदूषकों को हटा सकता है। बात करें एरोजेल की, तो एरोजेल अधिकतर हवा से बने होते हैं और इनका उपयोग दूषित पदार्थों को हटाने के लिए किया जा सकता है। इन्हें ठोस हवा या जमे हुए धुएं के रूप में भी जाना जाता है। ये अच्छे अधिशोषक और हल्के ठोस होते हैं। अब बात करें नव विकसित एरोजेल अवशोषक के बारे में, तो अनुसंधान दल ने ग्राफीन के साथ संशोधित सिलिका एयरजेल विकसित किया। उन्होंने इन संशोधित एरोजेल को तैयार करने के लिए सुपर क्रिटिकल द्रव जमाव नामक एक विधि का इस्तेमाल किया और उसकी प्रभावशीलता का अध्ययन किया। ये ग्राफीन संशोधित सिलिका एयरजेल पानी बहने पर 76% से अधिक प्रदूषकों को हटा सकता है। चलिए आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी यूसीसीएन की सूची में जगह दी गई है? भोपाल, ग्वालियर, मंदसौर या फिर इंदौर? तो जवाब है ऑप्शन बी, ग्वालियर। हाल ही में यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन ने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी यूसीसीएन की सूची जारी की है। इसमें विभिन्न कैटेगरी में दुनिया भर के 55 नए शहरों को शामिल किया गया है। इनमें भारत से 2 शहरों, मध्य प्रदेश से ग्वालियर और केरल से कोझिकोड को जगह दी गई है। यूनेस्को ने 31 अक्टूबर, जिसे वर्ल्ड सिटीज डे के रूप में नामित किया गया है, को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसकी घोषणा की। इनमें कोझिकोड और ग्वालियर ने क्रमशः साहित्य यानी लिटरेचर और संगीत यानी म्यूजिक के क्षेत्र में योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है। नए शहरों को उनकी विकास रणनीतियों के हिस्से के रूप में संस्कृति व रचनात्मकता का उपयोग करने और मानव केंद्रित शहरी नियोजन में नवीन प्रथाओं को प्रदर्शित करने की उनकी मजबूत प्रतिबद्धता हेतु स्वीकार किया गया। ये शहर 7 रचनात्मक क्षेत्रों, शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया कला और संगीत के तहत शामिल किए गए हैं। अब तक इस सूची में 100 से अधिक देशों के 350 शहरों को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि नए नामित क्रिएटिव शहरों को पुर्तगाल के ब्रागा में जुलाई 2024 में प्रस्तावित यूसीसीएन के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 1 बेतवा, 2 लूनी, 3 चंबल और 4 सुवर्ण रेखा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां हैं। ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4 या फिर डी 1, 2, 3 और 4। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3। प्रवाह की दिशा के आधार पर नदियों को 3 श्रेणियों यानी पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रश्न के संदर्भ में बात करें तो चंबल, बेतवा, धसान आदि उत्तर दिशा में बहने वाली नदियां हैं। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर के पास यमुना में मिलने से पहले उत्तरी दिशा में 654 किलोमीटर की दूरी तय करती है। चंबल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नामक कस्बे के दक्षिण में जानापाव से निकलती है और उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सहोर गांव के पास यमुना में मिलने से पहले 960 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वहीं सुवर्ण रेखा नदी रांची से 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पूर्व दिशा में बहती हुई झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों से गुजरकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा लूनी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। यह अरावली पर्वत श्रेणी की पुष्कर घाटी से निकलती है और गुजरात में कच्छ के दलदली रण में प्रवेश करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अखौरा अगरतला रेल लिंक भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर श्रीलंका? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने अखौरा अगरतला रेल लिंक और खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन का उद्घाटन किया। अखौरा अगरतला रेल लिंक भारत और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा पार परियोजना है जो त्रिपुरा के अगरतला और बांग्लादेश के अखौरा को जोड़ती है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश द्वारा 2013 में पूर्वोत्तर भारत में पहली भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय रेलवे कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये रेल लिंक 12.24 किलोमीटर लंबा है और इसमें बांग्लादेश में 6.78 किलोमीटर और त्रिपुरा में 5.46 किलोमीटर दोहरी गेज रेल लाइन है। इस परियोजना को इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण यानी ईपीसी मॉडल के आधार पर भारत सरकार की पूर्ण वित्तीय और तकनीकी सहायता से कार्यान्वित किया गया है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ने और बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से पूर्वोत्तर भारत के बीच सीधी पहुंच होने की उम्मीद है। अब बात करें खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन की, तो ये एक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है जिसका उद्देश्य भारत को मोंगला बंदरगाह से जोड़ना है। ये परियोजना 2010 में बांग्लादेश को $388.92 मिलियन की कुल परियोजना लागत के साथ
भारत से पहली क्रेडिट लाइन का हिस्सा थी। मोंगला बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और नई लाइन खुलना के मौजूदा रेल नेटवर्क से जुड़कर बंदरगाह की कनेक्टिविटी सुविधा बढ़ाएगी। चलिए अगला प्रश्न। लोकसभा की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 का संबंध लोकसभा से है। कथन 2, इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। और कथन 3, वर्तमान में इसमें 545 सदस्य हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ए केवल 1 एवं 2, बी केवल 2 एवं 3, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 एवं 3। तो जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3। संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, किंतु वर्तमान में संख्या 545 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य राज्य क्षेत्रों से और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंग्ल भारतीय समुदाय से हैं। हालांकि 25 जनवरी 2020 से लागू हुए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया है, किंतु वर्तमान लोकसभा और विधानसभाओं के विघटन तक इनमें आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों हेतु स्थान आरक्षित बने रहेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं। बाईं ओर कुछ युद्ध हैं और दाईं ओर उनसे संबंधित संधियां हैं। तो पहला युग्म है 1, प्रथम कर्नाटक युद्ध, पांडिचेरी की संधि। 2, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, एक्सला-शैपेल संधि। और 3, तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस संधि। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3 या फिर डी केवल 2 और 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी केवल 3। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये यूरोप में जारी एंग्लो फ्रेंच युद्ध का विस्तार था, जिसका कारण ऑस्ट्रिया युद्ध था। ये संघर्ष 1748 में एक्सला-शैपेल संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ, जिससे ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार युद्ध का अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1748 में हैदराबाद के निजामुल मुल्क की मृत्यु तथा कर्नाटक के नवाब चंदा साहिब की रिहाई ने इस युद्ध का आधार बनाया। ये युद्ध पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ। वहीं तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो 1758 में फ्रांसीसी सेना ने सेंट डेविड और विजयनगरम नामक इंग्लिश फोर्ट पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज इससे क्रोधित हो गए और उन्होंने आक्रामक होकर फ्रांसीसियों को बहुत क्षति पहुंचाई। तृतीय कर्नाटक युद्ध का ये निर्णायक युद्ध वांडीवाश के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें ब्रिटिश सेना को विजय मिली। दोनों तरफ की सेनाओं ने 1763 में पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहे वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म का संबंध किससे है? डॉक्टर से, किसान से, उद्यमी से या फिर इंजीनियर से? तो जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर। जल्द ही राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी द्वारा देश भर के डॉक्टरों के लिए अपना एक राष्ट्र एक पंजीकरण मंच यानी वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। ये मंच प्रत्येक डॉक्टर को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगा, पंजीकरण को सुव्यवस्थित करेगा और गतिशीलता बढ़ाएगा। इस पहल का लक्ष्य राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर यानी एनएमआर का निर्माण है, जो भारत में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के लिए केंद्रीकृत भंडार के रूप में काम करेगा। अब बात करें एनएमआर यानी राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर की मुख्य विशेषताओं की, तो एनएमआर मौजूदा भारतीय मेडिकल रजिस्टर यानी आईएमआर की जगह लेगा और एनएमसी की वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध होगा। ये पंजीकृत डॉक्टरों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करेगा, जिसमें शामिल है विशिष्ट पहचान संख्या यानी यूआईडी, पंजीकरण संख्या, नाम और कार्यस्थान, योग्यताएं, विशेषज्ञता और संस्थान या विश्वविद्यालय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ कब अस्तित्व में आया? 10 नवंबर, 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर या फिर 15 नवंबर? तो आंसर है ऑप्शन डी 15 नवंबर। हाल ही में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के 71वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मंत्री ने ईपीएफओ को बाधा मुक्त और प्रौद्योगिकी संचालित संगठन बनने पर बल दिया। इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए भविष्य निधि पुरस्कार 2023 भी प्रदान किए गए। अब बात करें ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की, तो ये एक सरकारी संगठन है जो सदस्य कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है। ये संगठन 15 नवंबर 1951 को कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश की घोषणा के साथ अस्तित्व में आया। इस अध्यादेश को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 द्वारा बदला गया। ये कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 को लागू करता है। ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रशासित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहे डीप ओशन मिशन को किस वर्ष मंजूरी दी गई? 2012 में, 2005 में, 2021 में या फिर 2010 में? तो सही जवाब है ऑप्शन सी 2021। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत डीप ओशन मिशन पहल के अंतर्गत 3 सदस्यीय अभियान दल समुद्र की गहराई में भेजेगा। इस अभियान को अंतरिक्ष में जाने से अधिक चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है।
इसके तहत स्वदेशी रूप से समुद्रयान मत्स्य 6000 पनडुब्बी का विकास किया गया है, जिसे मध्य हिंद महासागर में 6000 मीटर की गहराई में भेजा जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य समुद्र की गहराई का पता लगाना तथा समुद्र में ब्लू इकोनॉमी की संभावनाओं को तलाशना है। अब बात करें डीप ओशन मिशन की, तो ये भारत का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसे वर्ष 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी। ये चरणबद्ध तरीके से 5 साल की अवधि के लिए लगभग 4077 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वित हो रहा है। इसका नोडल मंत्रालय केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। इस मिशन के 6 स्तंभ हैं। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। विश्व के पहले एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? ऑप्शन है ए यूनाइटेड किंगडम, बी चीन, सी भारत या फिर डी जापान। तो सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ ही बताइए कि हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा। तो मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।